गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर को दो एंड करेंगे। देखो, और पहले एक छोटा सा एक डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। नीचे लिखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिस फोर्स इज वेरी सिमिलर दिस फोर्स इज वेरी सिमिलर टू pseudo force this force is very similar to pseudo force like pseudo force like pseudo force concept of centrifugal force is applicable like pseudo force concept of centrifugal force is applicable only in case of non inertial frame of reference only in case of non inertial frame of reference, that is the frames that is the frames which are accelerating लेकिन आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी घूम रही है, जैसे यही बॉडी घूम रही है, मान लो ओमेगा एंगल ऑफ वेलोसिटी से घूम रही है, तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी अगर ओमेगा एंगल ऑफ वेलोसिटी से सर्कल में घूम रहे है तो इसके पास एक एक्सलरेशन है टुवर्ड द सेंटर, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन कहते हैं। और हम जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेशन की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन आप अगर यहाँ पे बैठ के काम करो, क्योंकि ये फ्रेम खुद एक्सलरेट हो रहा है और आप वहां पे बैठ के काम कर रहे हो, मतलब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऑब्जर्वर हो। तो ये आदमी जब एफबीडी बनाएगा तो सारे फोर्सेस के अलावा एक और फोर्स को दिखाएगा जिसको हम कहते हैं सूडो फोर्स। लेकिन सर्कुलर मोशन में सूडो फोर्स का अलग नाम दे दिया गया है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिल्कुल होता सूडो फोर्स की तरह ही है। याद करो, हम लोग पढ़ते थे सूडो फोर्स की वैल्यू होती है बॉडी का मास, फ्रेम का एक्सलरेशन, डायरेक्शन एक्सलरेटिंग फ्रेम के ठीक अपोजिट। समझ में आ रहा है कि ये आदमी जब इसकी एफबीडी बनाएगा तो एक सूडो फोर्स लगाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर, और वैल्यू होगी बॉडी की मास और फ्रेम का एक्सलरेशन। ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपको किसके टर्म में काम करना है।
ओमेगा के टर्म में काम करना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बनेगा, वी के टर्म में काम करना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बनेगा। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा ही अवे फ्रॉम द सेंटर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बोलो, क्लियर है ये बात? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप क्यों बढ़ा रहे हो। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हम सारे के सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके भी कर सकते हैं। कैसे? कुछ क्वेश्चन हम दिखाते हैं करके आपको। जैसे याद करो, हमने पहला ही क्वेश्चन लिया था ऐसा। बताओ इस बाउल को हम कितना एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएंगे, ये ब्लॉक बाउल के रिस्पेक्ट में मूव ना करे। अगर आपको याद हो, पहला ही क्वेश्चन हमने यहीं से शुरुआत किया था। ठीक है ना? कि बताओ कि बाउल को हम कितने एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएं कि ब्लॉक और बाउल के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। तो हम लोग पहले इसको ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी अब हम करके दिखाते हैं। क्योंकि ये बॉडी इसके साथ चिपका हुआ है तो हम, का मतलब ये बॉडी इस सर्कल में घूम रहा होगा। और रेडियस भी निकाल लो, तो ये अगर आर ए थीटा है तो समझ में आ रहा है कि ये वाला अपना आर साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला। नॉर्मल आएगा इधर, mg आएगा इधर। तो हम बताए थे कि आपको ये इंश्योर करना है कि सारे फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर हो या फिर उसके ठीक परपेंडिकुलर। तो हम लोग n को रिजॉल्व किया करते थे। तो n का इधर वाला कंपोनेंट आता था n cos थीटा, और n का इधर वाला कंपोनेंट आएगा n sin थीटा। यानी अभी इस बॉडी को सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन प्रोवाइड करने का काम n sin थीटा कर रहा है। ये हम ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं काम अभी। हाँ, आप इक्वेशन लिख दोगे n sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा, और दूसरा n cos थीटा इज इक्वल टू mg। n की वैल्यू लाके डाल दो, m से m काट दो, ओमेगा की वैल्यू आ गई g बाई आर कॉस थीटा, और इस पूरे का पावर 1/2। लेकिन इसी प्रॉब्लम को अगर हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में करें यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कैसे काम करेंगे? देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम आके इसी पे बैठ जाएंगे। तो जैसे ही आप आके इस पे बैठ गए तो आपके लिए ये बॉडी चले, काम करते, रुक जाओ, पहले हम उस पे बैठ के इसकी एफबीडी बनाते, ब्लॉक की एफबीडी बना रहे हैं। हाँ? तो नॉर्मल इधर, mg इधर, कि बॉडी इस सर्कल में घूम रहा है। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि आप बैठे हो यहाँ पे और इस बॉडी का एक्सेशन है टुवर्ड द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रेम के एक्सलरेशन के ठीक अपोजिट आएगा वैल्यू। तो m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, क्योंकि ये रेडियस r साइन थीटा है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये ब्लॉक चल रहा है या रुका हुआ है? जो आदमी यहाँ बैठ के इक्वेशन लिख रहा है,
इस आदमी के हिसाब से ये ब्लॉक चल रहा है या रुका हुआ है? तो मुझे एक बात बताओ, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो किसको रिजॉल्व करोगे? अभी आप किसी को कर सकते हो, लेकिन एन को ही कर लो। जब इक्विलिब्रियम है तो हर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है ना, तो आप किधर भी रिजॉल्व कर सकते हो। तो देखो, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम है तो बॉडी इधर भी नहीं चल रही है, इधर भी नहीं चल रही है, इधर जिधर मर्जी है रिजॉल्व कर लो, लेकिन आसान होगा एन को रिजॉल्व करना। तो ये हो गया एन कॉस थीटा और ये आ गया एन साइन थीटा। आप कह रहे हो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एन साइन थीटा उसको बैलेंस कर रहा होगा, और एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। आप देख सकते हो एक ही इक्वेशन दोबारा आ रहा है, कोई अलग नहीं आ रहा है। मतलब जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने सर्कुलर मोशन के किए हैं, वो सारे के सारे दोनों फ्रेम में हो सकते हैं, चाहे वो ग्राउंड फ्रेम हो या फिर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस फोर्स इज बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे क्लियर है क्या बात, बताओ जरा। चलो, एक दो क्वेश्चन आप भी कर लो, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे इसमें। एक दो क्वेश्चन आप भी कर लो। जैसे याद करो, मैंने कराया था आपको कोनिकल पेंडुलम, तो कोनिकल पेंडुलम को हम लोग दोनों मेथड से कर लेते हैं। जैसे ये कोनिकल पेंडुलम है, रस्सी का लेंथ एल है, रेडियस आर है, बॉडी का मास एम है। दोनों ही फ्रेम में सॉल्व करके मुझे वी की वैल्यू बताओ। दोनों ही फ्रेम में सॉल्व करके मुझे वी की वैल्यू बताइए। तो प्रभु जी थीटा मान लो, लेकिन थीटा आप निकाल सकते हो क्योंकि एल और आर दिया हुआ है ना। वर्टिकल से थीटा मान लो। थीटा को आपको बाद में एलिमिनेट करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले बार भी किए थे।
फाइंड वेलोसिटी विथ विच बॉल इज रिवॉल्विंग। बॉल की लीनियर वेलोसिटी बतानी है। पहले ग्राउंड फ्रेम में करके देखो और फिर उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में करके देखो, दोनों से एक ही आंसर आएगा। tan थीटा की वैल्यू प्रभु जी दिया हुआ नहीं है ना, tan थीटा निकाल लो और उसको पुट कर दो। और दोनों फ्रेम में करके देखो, एक ही आंसर आएगा। ग्राउंड के फ्रेम में तो आपने पहले भी प्रैक्टिस किया है। डिनोमिनेटर में तो रखा है वो भी शायद। देखते हैं, रुक जा, अभी हम कर लेंगे। अरे, टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा और टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर को। दिख रहा है? हाँ, हमको वी निकालना है, ध्यान रखना है इस बात का, देखो ना। आप अगर इसकी एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी में क्या आने वाला है, टेंशन लगेगा इधर, एमजी लगेगा इधर, टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा टी साइन थीटा। तो आप बोलोगे बॉडी को टी साइन थीटा ही है जो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन दे रहा है, मतलब टी साइन थीटा इज एम वी स्क्वायर बाई आर एंड टी कॉस थीटा इज एम जी। तो आप देखोगे tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर बाई आर जी, यानी v की वैल्यू हो गई आर जी tan थीटा का रूट। लेकिन tan थीटा अपने को दिया हुआ नहीं है, तो अच्छे से ट्रायंगल में देखो। ट्रायंगल में देखोगे तो ऐसा सिनेरियो दिखता है, ये है लेंथ, ये है रेडियस, तो ये निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एंगल है थीटा। तो tan थीटा आपको दिख रहा है, tan थीटा की वैल्यू हो गई आर बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर। tan थीटा की वैल्यू को यहाँ लाके डाल दो, वी निकाल लो, आंसर आ गया। ये तो हुआ ग्राउंड फ्रेम में करने का तरीका। लेकिन जब इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में करोगे तो इसी पे आके बैठ जाओ, जब बैठ जाओगे तो आप जब एफबीडी बनाओगे तो आप कौन कौन सा फोर्स लगाओगे, देखो। एक एमजी, एक टेंशन, एक बाहर की तरफ आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर। बस खेल खत्म हो गया। क्योंकि अभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, जो कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हो। तो सारे फोर्सेस के अलावा एक सूडो फोर्स भी लगा दिए। अब रेजोल्यूशन कर दो तो दिख रहा है कि टी कॉस थीटा इधर। लेकिन अब चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर एंड टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी। तो आप देख सकते हो फिर से वही आ गया, tan थीटा इज वी स्क्वायर बाई आर जी
और tan थीटा की वैल्यू फिर वैसे ही निकाल लो इस वाले ट्रायंगल में, आंसर फिर वही आ जाएगा। मतलब कोई भी फ्रेम में करो आंसर एक ही आना है, आंसर अलग नहीं आना है। तो बात समझे क्या? देखो आओ कुछ रियल लाइफ एग्जांपल समझाते हैं हम। नीचे लिखो, दो तीन डेरिवेशन से आओ पहले करा देते हैं उनको। नीचे लिखो, मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट। आपने एक बात नोट किया होगा कि जब भी आप टर्न लेते हो साइकिल से, हम ये मान रहे हैं कि जो रोड है उसका एवरेज रेडियस कैपिटल आर है। तो आपने एक बात रियलाइज किया होगा कि जब आप साइकिल से टर्न लेते हो या बाइक से टर्न लेते हो, तो जब आप यहाँ पे आते हो तो आप अपने आप को एकदम वर्टिकल नहीं रख सकते हो, आप अपने आप को थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हो। आप ऐसे समझो, अगर आप अपने आप को टिल्ट नहीं करोगे तो टर्निंग पे आप अगर एकदम वर्टिकल रहे तो नॉर्मल लगेगा ऊपर, एमजी लगेगा नीचे, कोई फोर्स होगा ही नहीं जो साइकिल और साइकिलिस्ट को सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन प्रोवाइड करे। इसलिए मजबूरी में हम देखते क्या है कि साइकिल और साइकिलिस्ट दोनों को टिल्ट करना पड़ता है यहाँ पे। क्यों टिल्ट करना पड़ता है वो हम समझा देते हैं। देखो, ये जो मैंने बनाया है ये साइकिल और साइकिलिस्ट दोनों ही है। मतलब कार का जो टायर है, अगर ध्यान से देखो तो कार का टायर पहले ऐसे था, ऐसे एकदम, अब वो थोड़ा सा एंगल पे टिल्टेड है। तो टिल्टेड होने से फायदा ये होगा कि नॉर्मल जो है वो आ जाएगा इधर, और इसका वेट काम करेगा इधर। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा इधर जो इसके वेट को बैलेंस कर लेगा, जो कि एन कॉस थीटा है। और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो साइकिल और साइकिलिस्ट को एक सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे साइकिल और साइकिलिस्ट सक्सेसफुली टर्न ले सके। अब सोचो, आदमी अगर टिल्ट नहीं होता है तो नॉर्मल ऊपर वेट नीचे, कोई फोर्स है ही नहीं जो आदमी को सेंट्रीपिटल एक्शन प्रोवाइड करे, तो आदमी कभी सक्सेसफुली टर्न ले ही नहीं पाएगा। तो अगर आदमी को सक्सेसफुली टर्न लेना है तो हम देखते भी हैं वो मोटर रेसिंग वगैरह होता है तो वो लोग काफी एंगल से टिल्ट कर जाता है। इसका रीजन भी है क्यों होता है ऐसा। मान लो कि साइकिल जब टर्न ले रहा है तो साइकिल और साइकिलिस्ट दोनों की वेलोसिटी है v। साफ समझ में आ रहा है कि अभी n साइन थीटा जो है ये साइकिल और साइकिलिस्ट दोनों को सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन दे रहा है, और साथ में n cos थीटा इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। आप साफ साफ देख सकते हो कि रोड का जो रेडियस है वो तो फिक्स है, जी भी फिक्स है, यानी tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। यानी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी आप उतने एंगल से टिल्ट कर पाओगे। जो टीवी पे हम लोग देखते हैं कि मोटर रेसिंग वगैरह होता है, उन लोग बहुत तेजी से भाग रहा होता है क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनका एंगल भी ज्यादा होता है। आप ऐसे भी थियोरेटिकली समझ सकते हो, जितना ज्यादा एंगल से टिल्ट होगा थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो साइन थीटा ज्यादा होगा,
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला फोर्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि एन साइन थीटा ज्यादा होगा तभी तो एम वी स्क्वायर बाई आर ज्यादा होगा। तो ज्यादा वेलोसिटी में मोटरसाइकिल वाला हो या साइकिल वाला हो, दोनों को ज्यादा एंगल से टिल्ट करना पड़ेगा। अब कुछ हीरो टाइप लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पीड रहेगा 5 का, बोलेंगे सर हमको 60 डिग्री के एंगल से झुकना है हीरोगिरी दिखाने के लिए। समझ में आ रहा है कि भैया हर वेलोसिटी के लिए एक डिफाइंड एंगल है। अगर आप इस बात को फॉलो नहीं करेंगे तो पक्का आप सक्सेसफुली टर्न नहीं ले पाओगे, इसीलिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है। जो टीवी में भी हम देखते हैं कि मोटर रेसिंग के दौरान एक्सीडेंट होता है, उसका रीजन भी यही रहता है। मालूम चला स्पीड काफी ज्यादा है और एंगल उसके अप्रोप्रिएट कम है या उससे ज्यादा हो गया तो फिर एक्सीडेंट होगा। तो साइकिल वाला हो या बाइक वाले हो, उनको ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी हम उतने ज्यादा एंगल से झुक पाएंगे। तो बोलो क्लैरिटी है क्या? चलो और दो डेरिवेशन से वो भी करा देते हैं। चलिए लिखो मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए फ्लैट रोड। मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए फ्लैट रोड। अब ध्यान तो सुनो, जैसे मान लो कि ये कोई टर्निंग है ये, और इस टर्निंग का जो एवरेज रेडियस है हमने उसको आर मान लिया है। अब मान लो रोड एकदम फ्लैट है और गाड़ी को लेना है टर्न। मान लो ये मैंने बना रखा है मारुति। मारुति को पीछे से देखोगे तो ऐसे तो दिखता है मारुति 800। देख लो, तो मारुति 800 जो है वो चक्कर मतलब यहाँ पे टर्न ले रहा है और हमने पीछे से देख के इसका डायग्राम बनाया हुआ है। तो प्रभु जी को सोचना चाहिए ऐसे कि अरे जब रोड फ्लैट है, का मतलब एक बात तो कंफर्म है कि जो भी नॉर्मल आएगा वो लगेगा ऊपर। 4 टायर है तो 4 नॉर्मल आएगा, चारों लगेगा ऊपर, का वेट लगेगा नीचे। तो कार अगर सर्कल में घूम रही है तो आखिरकार कोई ना कोई होगा जो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। कौन है जो कार को भी सेंट्रीपिटल एक्सेशन प्रोवाइड कर रहा होगा? यस, फ्रिक्शन। मुझे एक बात बताओ, जैसे आप ना आपका कार में बैठ के जब फ्लैट रोड पे टर्न लेते हो तो आपको क्या लगता है कि गाड़ी को किधर जाने का टेंडेंसी है, टुवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर? कार में बैठ के जब फ्लैट रोड पे टर्न लेते हो, गाड़ी काफी स्पीड में रहती है, तो आपको क्या लगता है कि आपको टुवर्ड द सेंटर जाने की टेंडेंसी है या अवे फ्रॉम द सेंटर? बस में बैठ के कभी टर्न लिए हो तो आपकी टेंडेंसी टुवर्ड द सेंटर टिल्ट होने की होती है या अवे फ्रॉम द सेंटर? बस में बैठ के जब बस वाला तेजी से टर्न लेता है तो आप किधर टिल्ट हो जाते हो, टुवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर?
ऑब्वियसली अवे फ्रॉम द सेंटर। टुवर्ड द सेंटर कौन टिल्ट होता है रे? कौन सी बस में बैठे थे? जब भी आप टर्न में बैठ के बस जब घूमती है तेजी से, तो आप तो सेंटर से बाहर जाने की टेंडेंसी रखते हो। बोलो। तो बताओ। टुवर्ड द सेंटर तो कभी टेंडेंसी ना रहता है। तो इस कार की टेंडेंसी भी सेंटर से दूर जाने की होगी। कार अगर सेंटर से दूर नहीं जा पा रहा है तो एक ही फोर्स है जो उसको पकड़ के रखा है। कौन सा फोर्स है वो? तो फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब कार का टायर और कार के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा वो टुवर्ड द सेंटर होगा या अवे फ्रॉम द सेंटर? सोच के बताओ। कार के टायर के ऊपर फ्रिक्शन किधर आएगा? टुवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर? ऑब्वियसली टुवर्ड द सेंटर। और वही इस कार को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा जिससे ये टर्न ले पाएगी। सर, ये वाला फ्रिक्शन का नाम मैंने कर दिया है म्यू इंटू N1, और इस वाले फ्रिक्शन का नाम कर दिया है मैंने म्यू इंटू N2। वैसे तो 4 बार होंगे ये सब, लेकिन बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही आंसर आएगा। तो ऐसे लिख लो, म्यू इंटू N1 प्लस N, दैट मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। वैसे एक बात देखो, हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दिया है। मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाया मतलब हम जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो इस कार की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगी इस रोड पे टर्न लेने के लिए। और दूसरा, N1 प्लस N2 इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। लाके डाल दो, तो म्यू एम जी इज mv स्क्वायर बाई आर। तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। हाँ, कुछ कह सकता है सर 4 टायर होता है, आप तो 2 दिखा रखे हो, और क्या फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे आता है N3 भी आता है, N4 भी आता है, यहाँ पे भी N3 N4 आता है, तो लाके पुट करोगे तो आंसर ही आएगा। मतलब ये है कि आप कितना ज्यादा स्पीड से टर्न ले पाओगे ये म्यू पे डिपेंड करता है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल अपने को दिल्ली में देखने को मिलता भी है। कैसे देखने को मिलता है? देखो, जैसे मान लो, ये आपने देखा होगा, हम आपको ये बताते हैं, आपको फील आ जाएगा। अब लोग कहते हैं कि भाई रोड हमको अच्छा चाहिए। तो रोड अगर अच्छा चाहिए तो म्यू मैंने गड्ढा गुड्डी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? गड्ढा गुड्डी कम चाहिए, रोड एकदम अच्छा चाहिए, तो म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। तो म्यू की वैल्यू अगर कम हो, अब दिल्ली में गड्ढा गुड्डी रास्ता बना दे, हम बोले लो भाई म्यू ज्यादा चाहिए ना, ले लो म्यू ज्यादा। पब्लिक भाई मारने पीटने का दौड़ेगा। तो म्यू भी चाहिए अपने को ज्यादा, तो रोड अगर हम स्मूथ बनाते हैं, अच्छा रोड बनाते हैं, तो म्यू की वैल्यू घट जाती है। तो म्यू की वैल्यू अगर घट गई, वेलोसिटी घट गया। अब दिल्ली ऐसे शहर में मान लो कार को टर्न लेना है, ऐसे ऐसे रोड है, तो कार को अगर टर्न लेना है इस रास्ते पे, जाहिर सी बात है कि कार का रोड अगर बहुत अच्छा है, तो फिर म्यू की वैल्यू कम हो गई, वी की वैल्यू कम हो गई, वी की वैल्यू कम हो गई, तो गाड़ी रेंगते हुए टर्न लेगा, रेंगते हुए टर्न लेगा तो जाम लग जाएगा। तो दिल्ली ऐसे शहर में हमारे पास हमको ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें गाड़ियां तेजी के साथ टर्न ले सके,
ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। उसके लिए हमको म्यू को बढ़ाना पड़ता है। तो आपने देखा होगा जहां जहां पे ये टर्निंग होता है ना, वहां पे इस तरह के मैट्स बिछाए जाते हैं। एक तारकोल का मैट होता है जिसमें ऐसे ऐसे कंक्रीट लगा हुआ रहता है। देखे हो, ये जहां जहां पे टर्निंग होता है ना दिल्ली में, ये हर जगह पे ये लगा हुआ रहता है। फील किए हो कभी? बताओ, बड़े बड़े शहरों में जहां पे टर्निंग होता है, वहां पे आप देखोगे बस टर्निंग पे लगा रहता है। ये तारकोल का एक ऐसा बेड जैसा होता है और उसमें कंक्रीट लगा हुआ रहता है। अब लोगों को लगता है यार इतना अच्छा भला तो रास्ता था, पता नहीं क्यों बिछाया ये सब। इसका लॉजिक यही है बेटा, अगर हम कंक्रीट लगाएंगे तो कंक्रीट और टायर के बीच का फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम? बताओ, कंक्रीट और टायर के बीच का फ्रिक्शन ज्यादा या कम? फ्रिक्शन होगा ज्यादा तो गाड़ियां ज्यादा स्पीड से टर्न ले पाएंगे या कम? नहीं, हम कह रहे फ्रिक्शन अगर ज्यादा मतलब म्यू हो गया ज्यादा, म्यू हो गया ज्यादा, तो अब कार के टर्न लेने का जो परमिसिबल स्पीड है वो बढ़ गया है कम हो गया है? बढ़ गया। तो अब क्या होगा कि कार बड़े बड़े शहरों में बड़ा तेजी के साथ टर्न लेके अपना निकल जाएगा। तो हमारा समाधान हो गया या नहीं हुआ, ये बता। ऐसे भी आपने एक बात फील किया होगा कि जब कोई गाड़ी टर्न लेती है ना, तो टर्न लेते वक्त अपने आप ही ब्रेक दबना शुरू हो जाता है। कभी फील किया हो ये बात? जब भी कभी कार टर्निंग पे आती है तो एक तो स्पीड अपने आप कम हो जाता है, और दूसरा अपने आप ही ब्रेक दबना स्टार्ट हो जाता है। इसके दोनों फायदे हैं। ब्रेक के दबने से कार और टायर के बीच का कांटेक्ट, मतलब टायर और ग्राउंड के बीच का कांटेक्ट बढ़ता है, जिससे म्यू की वैल्यू बढ़ती है। और दूसरा, आपने स्पीड भी कम कर दिया। आपने एक बात नोट किया है, रोड में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम टाइम गाड़ियां किधर एक्सीडेंट होके गिरी हुई मिलती हैं? टर्निंग के सेंटर की तरफ या अवे फ्रॉम द सेंटर? बताओ जरा। एक्सीडेंट के बाद जो गाड़ियां गिरी हुई रहती हैं, तुमने रियलाइज किया है कि वो गाड़ियां टुवर्ड द सेंटर गिरी हुई रहती है, अवे फ्रॉम द सेंटर? अवे फ्रॉम द सेंटर, रीजन वही है ना। देखो, फ्रिक्शन का अपना एक लिमिट है। फ्रिक्शन का अपना एक लिमिट है। अब जैसे मान लो जो इंजीनियर ने रोड बनाया है, ठीक है ना, उसने बोला देखो भाई, म्यू की वैल्यू रफली 0.6 मान लो, आर की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई है। उसने कैलकुलेशन करके यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया कि भाई स्पीड लिमिट है इतना। जो भी लगा दिया, मान लो 50 लगा दिया। तो हम इंडियंस की खासियत तो यही है ना कि हम लोग बोलते हो 50 लगाया बेटा, 50 तो नहीं मानेंगे, भगाएंगे तो इसके ऊपर ही। तो आप क्या करते हो, आप अपनी स्पीड 50 से बढ़ा लिए, लेकिन फ्रिक्शन जो कैपेबल है वो उसी कार को सेंट्रीपिटल एक्सेशन प्रोवाइड कर सकता है जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 50 है। आप आए मान लो 70 से, क्या फ्रिक्शन उस कार को जिसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेशन प्रोवाइड कर पाएगा क्या?
तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो वो सक्सेसफुली टर्न नहीं ले पाएगा, और सक्सेसफुली टर्न नहीं ले पाएगा तो हम देखेंगे बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर गिरती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना। तो मैक्सिमम तो जब भी झंझट होता है ओवर स्पीड की वजह से होता है। जैसे मान लो स्पीड लिमिट लिखा हुआ है 50, आप 30 के स्पीड से टर्न ले रहे हो, तो टर्न ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, बताना जरा मुझे। हाँ, उस केस में फ्रिक्शन अपना पूरा ताकत नहीं लगाएगा। उस केस में फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं होगी, मैक्सिमम से कुछ कम ही लगेगा, वही उसको सेंट्रीपिटल एक्सेशन प्रोवाइड कर देगा। बात समझ रहे हो। जैसे मान देखो, कार का टायर और ग्राउंड के बीच में स्लिपिंग तो होता नहीं, घिसड़ता हुआ तो जाता नहीं है। तो एक बात तो कंफर्म है कि दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक नेचर का होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन आप जानते हो, जीरो से लेके एफएल तक मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो तुम एकदम आए हो ना, बोलो हम तो पूरा स्पीड में घुमाएंगे आज, तो फ्रिक्शन बोला हाँ बेटा हम भी पूरा स्पीड में वैल्यू लगाते हैं। बोले ओ तुम इतना लगा लिया, आओ और बढ़ाते हैं। फ्रिक्शन बोला भैया अब हम कैपेबल नहीं है, तुम जाओ। उस केस में हम देखते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। बात समझे। एक तो ध्यान रखना है इस बात को कि हम लोग फ्रिक्शन को हमेशा विलेन की तरह देखते हैं। फ्रिक्शन विलेन नहीं है, बहुत जगह पे फ्रिक्शन हीरो भी है। हम लोग के चलने में, कार के चलने में, कार को टर्न दिलाने में फ्रिक्शन का एक बहुत बड़ा रोल है, इस बात को समझना है। नीचे लिखो, एक लास्ट डेरिवेशन है वो भी करा देते हैं, आ जाओ। ये रिजल्ट्स याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चंस इनके ऊपर। एक लास्ट से देख लो, मोशन ऑफ ए व्हीकल। मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड। अब जैसे आप देखते हो कि अब देश में अच्छे अच्छे हाईवेज बन रहे हैं। तो जो हाईवेज बन रहे हैं उनमें हम देखते हैं कि जहाँ टर्निंग होता है वहाँ रोड का जो आउटर एज है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, तुम बोलोगे सर ये काम तो दिल्ली में भी किया जा सकता है, लेकिन दिल्ली में नहीं कर सकते ना। दिल्ली में वही रोड अलग अलग पर्पस में इस्तेमाल होता है, कभी टर्न लेने के लिए, कभी सीधा जाने के लिए। मालूम चला टर्न लेने में तो सुविधा हो गया, सीधा जाने वाला उलट रहा है मालूम चला। तो जो वन वे ट्रैफिक जहां होता है वहां पे टर्निंग के लिए इसका समाधान किया जाता है। का फायदा क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कार है और यहाँ पे टर्न ले रहा है। हम उस अच्छे ड्राइवर की बात कर रहे हैं जो टर्न लेते वक्त ना तो अपने गाड़ी को स्लिप होने देता है, मतलब ना नीचे आने देता है, और ना ही स्किड करने देता है, मतलब बाहर जाने देता है। आप देखते हो कि कुछ हीरो टाइप लड़के होते हैं, वो अपना टायर वायर बर्न घू 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 मोटरसाइकिल में टायर वायर बर्न करते रहते हैं। वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, इसलिए हम देखते हैं कि टायर वगैरह घिस जाता है। लेकिन भाई उन लोग का टारगेट ही वही है, टायर घिसेगा तब ना धुआं उठेगा। तो हम एकदम सभ्य ड्राइवर की बात कर रहे हैं, एकदम अच्छा ड्राइवर पढ़ा लिखा वाला, जिसका कार ना स्लिप करेगा ना ही स्किड करेगा, वो बड़ा स्मूथली टर्न लेगा। इसके लिए रोड को बैंक किया जाता है। बैंक करने से फायदा क्या होगा, देखो याद करो, जब साइकिल वाला टर्न लिया था तो रोड फ्लैट था, और साइकिल वाले के साथ एक दिक्कत थी
कि अगर वो फ्लैट रोड पे अपने आप को टर्न नहीं करेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेशन देने वाला कोई नहीं था, तो साइकिल वाला जो है वो कभी भी टर्न नहीं ले पाएगा। उस समाधान को दूर करने के लिए हमने क्या किया, दोनों के बीच में फ्रिक्शन इस्तेमाल कर दिया। लेकिन मालूम चला वो भी बहुत फायदेमंद नहीं है। अब या तो म्यू की वैल्यू हम बहुत बढ़ा दें फ्लैट रोड पे, लेकिन फिर भी आप देखते हो हाईवे वगैरह पे गाड़ियां 100 120 के रफ्तार से भागती हैं। तो उतना ज्यादा स्पीड में इतना म्यू हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं कि वो सक्सेसफुली गाड़ियां टर्न ले। ये बेस्ट ऑप्शन है। तो क्या होता है देखो, नॉर्मल लगा इधर, वेट लगा इधर। बड़ी अच्छी बात है कि नॉर्मल पहले से ही टिल्टेड है, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट उसके वेट को बैलेंस कर लेगा और दूसरा बड़े प्यार से उसको सेंट्रीपिटल एक्सेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे ये व्हीकल बिना फ्रिक्शन के यूज किए हुए ही टर्न ले लेगा। देखो फ्रिक्शन कब रोल में आएगा, ध्यान से समझो। जब ये कार नीचे आना चाहेगा तो टायर घिसेंगे, या तो बहुत ज्यादा स्पीड कर दी है तो आपकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी तो भी टायर घिसेगा। हम चाहते हैं कि भाई ऐसा केस ले कि फ्रिक्शन रोल में आए भी ना और गाड़ी हमारा सक्सेसफुली टर्न ले ले। देखो इसीलिए इसको ऐसा बनाया जाता है, तो फायदा ये होगा, दिख रहा है देखो, नॉर्मल का इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा N1 cos थीटा, ये आ जाएगा N2 cos थीटा, ये आ जाएगा N1 sin थीटा, ये आ जाएगा N2 sin थीटा। दोनों मिलके इसको सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन दे रहे हैं, तो लिख दो N1 प्लस N2 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv² बाई r। और दूसरा N1 प्लस N2 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। तो अब देखो फिर से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। मतलब ये कंडीशन अगर आप होल्ड करके टर्न लो तो फ्रिक्शन रोल में आएगा भी नहीं, मतलब ना गाड़ी आपकी स्लिप करेगी। स्लिप करने का मतलब होता है गाड़ी का नीचे आना, डाउन द इंक्लाइन। स्किड करने का मतलब होता है गाड़ी का ऊपर जाना। ठीक है, तो अगर आप ये कंडीशन होल्ड करेंगे तो आपकी गाड़ी एकदम सक्सेसफुली टर्न लेगी। हाईवे वगैरह पे हम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। जो रोड है उसके आउटर एज को थोड़ा सा हम लोग टिल्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ, रोड बैंक हो जाता है, गाड़ी बड़ा तेजी से आता है और तुरंत बड़ा आसानी से टर्न ले लेता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली अब हमने क्या किया, मान लो कि जो इंजीनियर है उसको थीटा पता है, उसको आर पता है, जी पता है, वो स्पीड निकाला, मान लो बोल दिया कि भाई स्पीड लगा दिया यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर से कम का स्पीड रखोगे तो इस कार को स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, मतलब इस कार नीचे आना चाहेगा। और कार का स्पीड अगर आप 80 से ज्यादा कर दोगे तो ये ऊपर जाना चाहेगा। कम कर दोगे तो गाड़ी स्लिप करेगी और ज्यादा कर दोगे तो गाड़ी स्किड करेगी। जैसे हम लोग को ज्यादा केस कौन सा दिखाई पड़ता है, 80 या स्लिप या स्किड? बताओ जरा। रियल लाइफ में हम लोग सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, 80 मतलब एकदम वेल डिसिप्लिन ड्राइविंग, या स्किड करना या स्लिप करना? बताओ।
कामो कह रही है सर गाड़ियां स्लिप करती हुई दिखती हैं। हाँ बाकी बताओ। प्रभु जी क्या लगता है तुझे? गाड़ियां हमें स्लिप करती हुई दिखाई पड़ती हैं स्किड? हाँ बोलेगा ना। कामू लड़की है। लड़कियां गाड़ी धीरे चलाएंगी तो उनका गाड़ी तो स्लिप ही करेगा। और लड़के तो गाड़ी तेज भगाएंगे तो उनका तो गाड़ी स्किड ही करेगा। समझ गया? तो रियलिटी में ये होता है कि भाई हम लोग के देश में गाड़ियां लोग रफ ज्यादा चलाते हैं। गाड़ी जो है स्किड ज्यादा होता हुआ दिखाई पड़ता है रोड पे। अब जैसे मान लो कोई कसम खा लिया कि सर 80 था ना, हम 90 पे चलाएंगे तो क्या होगा? तो हो सकता है कि 90 पे फ्रिक्शन आके आपको बचा ले। हो सकता है 100 पे बचा ले फ्रिक्शन रोल में आके। तो क्या आप 80 से स्पीड बढ़ाओगे, गाड़ी का टेंडेंसी स्किड करने का होगा, फ्रिक्शन उसका पैर पकड़ के लटक जाएगा टायर का। बोला ना भाई तू सेंटर से दूर मत जा। लेकिन फ्रिक्शन का भी अपना एक लिमिट है। बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट फ्रिक्शन भी उसको रोक नहीं पाएगा। तो अगर वेल डिसिप्लिन ड्राइविंग 80 किलोमीटर पर आवर की है तो अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी स्पीड कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बच जाओगे। 80 है तो 85 कर दिए तो भी चलेगा। तुम बोलो सर 100 कर देगा, तो हो सकता है 100 एकदम क्रिटिकल केस हो जाए। तो स्पीड लिमिट है उसके 2-4-5% ऊपर नीचे हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। और हम इसका डेरिवेशन आपको करके दिखा देते हैं कि अगर एक रोड डिजाइन किया गया है 80 किलोमीटर, एग्जाम्पल के लिए हम बोल रहे हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर के लिए डिजाइन किया गया है, उस रोड पे अगर आप स्पीड लिमिट को ना मानो तो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी तक आप बच सकते हो, मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी तक आप टर्न ले सकते हो, उसका एक डेरिवेशन कर देते हैं। आ जाओ। मतलब बैंड रोड पे मैक्सिमम और मैक्सिमम और मिनिमम परमिसिबल स्पीड कितनी होगी कि कार इस रोड पे सक्सेसफुली टर्न ले पाए विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन नहीं आया था, बड़ा अच्छा ड्राइवर है ये। अब हम बदमाश ड्राइवर की बात कर रहे हैं। वाह कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए। चलेगो। मैक्सिमम एंड मिनिमम परमिसिबल स्पीड, maximum and minimum permissible speed of a vehicle maximum and minimum permissible speed of a vehicle on a banked road, banked road में मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड मिनिमम परमिसिबल स्पीड कितनी होगी? आओ देखते हैं जरा। तो जब भी ऐसे दोनों निकालना पड़े ना तो एक निकालो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। हम अभी कैलकुलेशन करेंगे ई मैक्स का। ठीक है ना, हम अभी कैलकुलेशन करेंगे भी मैक्स का। आओ देखते हैं। तो मान लो कि भाई ये व्हीकल वाला है या व्हीकल है ये, इसने कसम खा रखा है कि भाई हम तो स्पीड लिमिट नहीं मानेंगे।
तो चलो हम लोग बोले चल भाई तुमको एक मौका और देते हैं, आओ एफबीडी बनाते हैं इसकी। तो नॉर्मल लगेगा इधर N1, एक नॉर्मल आएगा इधर N2, वेट आएगा इधर। एक बात समझ में आ रहा है कि चूंकि हम मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो गाड़ी की टेंडेंसी अवे फ्रॉम द सेंटर यानी अप द इंक्लाइन जाने की है। फ्रिक्शन पूरा रोल में आ चुका है कि भैया जो मैक्सिमम बचा सकता है फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है, तो फ्रिक्शन रोल में आ चुका है, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो पक्का इधर लगेगा। फ्रिक्शन का नाम कर देते हैं म्यू इंटू N1। हाँ आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन क्यों लगा रहे हो आप, तो क्योंकि वेलोसिटी भी मैक्सिमम ही है। अब ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है कि mg ऑलरेडी सेंटर वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो फ्रिक्शन को रिजॉल्व करना होगा, N1 N2 को रिजॉल्व करना होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देख। हम इन दोनों को एक साथ करके लिखते हैं, ठीक है ना, वरना दो दो बार लिखना होगा। तो फ्रिक्शन का मिला जुला के जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा म्यू इंटू N1 प्लस N2। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो इधर कॉस वाला ही आएगा। और फ्रिक्शन का इधर वाला कंपोनेंट होगा म्यू इंटू N1 प्लस N2, उधर कॉस तो इधर साइन। और ये N1 प्लस N2 को भी एक साथ कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इधर आ जाएगा सीधा सीधा N1 प्लस N2 कॉस थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा N1 प्लस N2 साइन थीटा। तो आप देखो सबसे पहला काम था हमने रेजोल्यूशन कर लिया। बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है, पहले ये बताओ। हम कार की मैक्सिमम स्पीड निकाल रहे हैं, जिस स्पीड पे मैक्सिमम कार टर्न ले सके। मतलब इससे अगर स्पीड आपकी मतलब 0 कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत भी बढ़ा लिए, ठीक है ना, इससे स्पीड अगर आपने थोड़ा बहुत भी बढ़ाया तो गया, फिर नहीं बचने वाला है। बताओ, अरे बोलो डायग्राम सही बनाया ना, चेक कर लो एक बार। डायग्राम ठीक है, देख लो। देखो अब लिखेंगे कैसे, तो ध्यान से सुनना। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों मिलके उसको सेंट्रीपिटल एक्सेशन देगा, तो ऐसे लिखेंगे। N1 प्लस N2 दोनों में कॉमन आता है, देखो तो N1 प्लस N2 को तो पहले ही बाहर कर लो। ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी मैक्स का स्क्वायर बाई आर। और साथ में देखो N1 प्लस N2 कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू इंटू N1 प्लस N2 साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, म्यू N1 N2 साइन थीटा को ऊपर करके लिख लेते हैं, तो क्या आएगा देख, N1 प्लस N2 फिर से कॉमन, पर आएगा कॉस थीटा, और ये आ गया म्यू साइन थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू एम जी।
अब कुछ नहीं करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू भी मैक्स का स्क्वायर बाई आर जी। तो हमारा भी मैक्स निकल के आ जाएगा आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। मतलब जो कार वाले की मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो इतनी है। कभी कभी क्या करते हैं देखो, इसको ना ऐसे भी आंसर लिखा जाता है। हमने ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया है, तो देखो टैन थीटा आ गया प्लस म्यू आ गया और ये ऐसा आ गया। अब देख लो ऐसा आ गया। मान लो कभी कभी क्या करेगा कि आपको पूछा है भी मैक्स, और एक अच्छे ड्राइवर के लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वो है वी नॉट। मान लो ऐसा। अच्छे ड्राइवर, हम उस ड्राइवर की बात कर रहे हैं जब वी नॉट से गाड़ी टर्न लेगी तो ना तो कार स्लिप करेगा ना ही स्किड करेगा। तो याद करो हमने उसके लिए डेरिवेशन किया था कि tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी नॉट का स्क्वायर बाई आर जी। तो अगर आपको वी नॉट दिया हो अच्छे ड्राइवर वाला तो हम tan थीटा की वैल्यू को वो भी यहाँ लाके पुट कर सकते हैं। वी नॉट का स्क्वायर बाई आर जी, यहाँ भी वी नॉट का स्क्वायर बाई आर जी। तो हमारा मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, मतलब सेफ ड्राइवर वाला स्पीड अगर हमें पता हो तो बदमाश ड्राइवर का मैक्सिमम स्पीड हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चा कहता है ठीक है आपने मैक्सिमम तो निकाल लिया, मिनिमम कैसे आएगा? मिनिमम निकालना बहुत ही आसान है, कैसे देखो। जब मिनिमम निकालोगे तो कार की टेंडेंसी स्किड करने की नहीं स्लिप करने की होगी। तो कार नीचे आना चाहेगा, तो कार अगर नीचे आना चाहेगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको भी मैक्स पता हो और भी मिनिमम निकालना हो तो लिखने का तरीका बहुत ही आसान है। जहां जहां पे प्लस म्यू आ रहा था वहां पे माइनस म्यू डाल देंगे। तो फायदा ये होगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हुआ, वी मैक्स की बजाय वी मिनिमम आ जाएगा। तो आप देख लो वी मिनिमम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एज आर जी, और वहां अगर लिखेंगे तो आएगा tan थीटा प्लस म्यू, इधर आ जाएगा 1 - tan थीटा, ऐसा। तो सॉरी, एक्चुअली प्लस को माइनस करना पड़ेगा और माइनस को प्लस, तो ये देख लो कर दिए। और ऐसे भी समझ में आता है, देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं तो जुड़ के इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट होके भी ओवरऑल बढ़ा रहा है। तो दोनों फैक्टर मिलके बढ़ा रहा है तो ये भी मैक्स होगा। यहाँ देख लो, ये घट रहा है, ये घटा, ये बढ़ रहा है तो भी ये घटा, तो दोनों ही फैक्टर मिलके इसको घटा रहा होगा। ये भी मिनिमम होगा, वो भी मैक्सिमम। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमको भी नॉट, भी मैक्स, भी मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या तुम समझ पाए कि वी नॉट कौन सी वाली स्पीड है, भी मैक्स कौन सी वाली है, भी मिनिमम कौन सी वाली है? अपने को कौन सा स्पीड फॉलो करना है ये बता दो मुझे। रियल लाइफ में हमको कौन सा स्पीड फॉलो करना है बता दो।
भी नॉट वाली, भी मैक्स या भी मिनिमम? हाँ, अपने को सिर्फ और सिर्फ वी नॉट फॉलो करना है। अपने को अच्छा ड्राइवर बनना है, सभ्य ड्राइवर। असभ्य वाला ड्राइवर नहीं बनना अपने को। क्यों रिस्क लेना है? चलो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कहानी इसको और। देखो, नीचे लिखो, एक टॉपिक और है उसको भी लिख लो। नीचे लिखो, इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं, आ जाओ। देखो ध्यान से, मान लो एक पार्टिकल है जो इस तरह का रास्ता फॉलो कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना जरा। तो जब वो कभी यहाँ होगा तो एक बात तो है कि उसकी वेलोसिटी पक्का अलोंग द टेंजेंट इधर होगी। तो किसी बच्चे ने बोला सर एक काम करें, जहां पे आपने टेंजेंट डाला है ना उसके थोड़ा आसपास का इलाका पकड़ लेते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। ये छोटा सा पार्ट सर्कल का पार्ट हो, एक हाइपोथेटिकल सर्कल बन सकता है। जैसे यहाँ की बात करो तो यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगी, आपने सर्कल का पार्ट पकड़ा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ थोड़ा सा कर्व ज्यादा है, यहाँ थोड़ा सा कर्व फ्लैटिश ज्यादा है, कर्व्ड कम है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस पहले वाले से ज्यादा होगा, ज्यादा फ्लैटिश है ये। जैसे यहाँ अगर देखोगे तो ये और ज्यादा फ्लैटिश है। तो अगर हम देखेंगे तो मालूम चला कि यहाँ जो आएगा, यहाँ और ज्यादा बड़ा सर्कल बनेगा। तो हर इंस्टेंट पे हम टेंजेंट डालेंगे और वेलोसिटी के आजू बाजू का सेक्शन अगर पकड़ेंगे तो वो पक्का किसी एक सर्कल का पार्ट होगा। अपने को उस सर्कल का रेडियस निकालना है। जैसे, तो देखो, वेलोसिटी इधर होगी, ये काफी ज्यादा फ्लैटिस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा नजर आएगा। हम ये सब कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये सब जो हमारा होगा रेडियस कितना होगा। ऐसे मान लो इसका रेडियस का नाम R1 रख देते हैं, रेडियस का नाम R2 रख दिए, का नाम R3 रख दिए, नाम R4 रख दिए। वेलोसिटी का नाम V1 कर दिए, इसका V2 कर दिए, इसका V3 कर दिए, इसका V4 कर दिए। अब ध्यान से कोई आएगा कैसे? याद करो हम पढ़ते थे सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन AN, और AN की वैल्यू होती थी V²/R, और R की वैल्यू होती थी V²/AN। और हम लोग बोलते थे कि नॉर्मल एक्सलरेशन एक्सलरेशन का वो कंपोनेंट है जो काम करेगा टुवर्ड द सेंटर या फिर वेलोसिटी के ठीक परपेंडिकुलर। मतलब अगर हम यहाँ पे इधर वाला एक्सलरेशन निकाल लें, हम यहाँ पे इधर वाला एक्सलरेशन निकाल लें, हम यहाँ पे इधर वाला एक्सलरेशन निकाल लें, हम यहाँ पे इधर वाला एक्सलरेशन अगर निकाल लें, बड़े आराम से लिखा जा सकेगा कि A1 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर बाई R1। R1 कैन बी रिटन एज V1 का स्क्वायर बाई A1। वैसे मतलब कहीं का भी आपको रेडियस देखो, दो चीज ध्यान रखो।
एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सलरेशन या तो वेलोसिटी के अलोंग होगी या उसके अपोजिट होगी। वेलोसिटी के अलोंग होने से आपको पता है टाइम के साथ स्पीड की वैल्यू बढ़ती है, अपोजिट होने से घटती है, वो सब राम कहानी आपको पता है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो हमारा मेन टारगेट क्या होगा रेडियस निकालने के लिए? पहला काम है वेलोसिटी निकालो, और दूसरा एक्सलरेशन का वो कंपोनेंट निकालो जो वेलोसिटी के ठीक परपेंडिकुलर है। बस वही हमारा an होगा, यहाँ लाके डाल देंगे, v लाके डाल देंगे, r निकल के आ जाएगा। अभी कैसे करेंगे, अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन के हेल्प से समझाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आओ देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, नीचे लिखो। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, क्वेश्चन लिख लो। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड with velocity v naught at an angle theta with the horizontal find radius of curvature find radius of curvature followed by the particle at the instant of projection at the instant of projection and at maximum height। तो हम करके आपको दिखाते हैं, बाकी फिर आप ट्राई करेंगे। कह रहा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, और दूसरा मैक्सिमम हाइट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। ध्यान से सुनना जरा अच्छे से एकदम, क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं है, सब चीजें आपको पहले से पता है, बस हम एन और वी ढूंढेंगे, हमारा काम आ जाएगा। ध्यान से देखना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वेलोसिटी का चक्कर तो है नहीं, वो हमको दिया ही हुआ है, यानी भी हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपने को दे दिया है। और आर की वैल्यू हमें पता है, वी का स्क्वायर बाई एन होता है, यानी वी अपने को मिल गया। हमारा टारगेट है एन को ढूंढने का। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो वेलोसिटी को टेंजेंट मानते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हमारा टारगेट इस डायरेक्शन वाला एक्सलरेशन निकालने का है। अब हमारा टारगेट इस डायरेक्शन वाला एक्सलरेशन निकालने का है। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी के पास जो टोटल एक्सलरेशन होती है वो होती है जी। और ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। तो जी का जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो आएगा जी कॉस थीटा, और जी का जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो आएगा जी साइन थीटा। साफ दिखाई पड़ रहा है कि वैसे तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो जी कॉस थीटा के साथ है, लेकिन फिर भी आप समझो, कभी कभी आपको पूछेगा कि प्रोजेक्टाइल को फेंकने के जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन एटी कितना होगा टेंजेंशियल एक्सलरेशन,
तो टेंजेंशियल एक्सिस में आप देख सकते हो वेलोसिटी के ठीक अपोजिट आ रहे हैं, मतलब वैल्यू होगी माइनस जी साइन थीटा। और जो ए एन आएगा वो दिख रहा है कि आ गया जी कॉस थीटा। फिर हमारा इंटरेस्ट तो ए एन से ही है। आर की वैल्यू एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर, और जहां जहां ए एन आ रहा है वहां डाल दो जी कॉस थीटा। एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू इतनी होगी। अरे बोलो क्लियर हुआ क्या? अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो। एक और देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे हम बता रहे हैं, उसके बाद दो तीन आपको खुद करना है। हाईएस्ट पॉइंट पे देखो, जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे आएगी तो समझ में आ रहा है कि, याद करो हम बताए थे हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी के पास वेलोसिटी होती है वी नॉट कॉस थीटा। तो अगर हम इसको टेंजेंट मानते हुए सर्किल ड्रॉ करेंगे तो सर्किल हमारा ऐसा बनेगा, और बॉडी के पास जो भी एक्सलरेशन है वो है जी। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ए एन कितना है और ए टी कितना है, जल्दी बताओ। हाईएस्ट पॉइंट पे ए एन की वैल्यू कितनी है, ए टी की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ। आप बता सकते हो। एक बार ए एन की वैल्यू बता दोगे तो आर निकल के आ जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सलरेशन ए एन होता है, वेलोसिटी के अलोंग या अपोजिट वाला एक्सलरेशन ए टी होता है। तो देखो और बताओ, जल्दी बताओ क्या आएगा, ए एन और ए टी की वैल्यू। जल्दी बताओ क्या आएगा ए एन और ए टी की वैल्यू।
हाँ जी बताओ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हाईएस्ट पॉइंट पे 80 कितना है, एन कितना है? अरे दिख रहा है, अभी आपको समझाए भी कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सीलरेशन आता है वो एन आता है। वेलोसिटी के अलोंग या अपोजिट जो आता है वो 80 आता है, तो दिख रहा है। अच्छा बता दे अब। जल्दी बताओ कितना आएगा 80 एन। नहीं, अरे बेटा सामू 80 में वेलोसिटी कहाँ से आएगा? एन तो जी है, 80 कितना है? 80, 80 की वैल्यू बताओ। एन तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, जी है, 80 कितना होगा? अरे एक्सलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट तो जीरो होगा। और ऐसे भी समझो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो एफ 80 कहाँ से आएगा? साफ दिख रहा है कि सेंटर की तरफ लग रहा है, तो यही तो एन हुआ। और वेलोसिटी पता है, यहाँ लाके डाल दो, तो आर की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एन की जगह जी डाल दो। वैसे तो 80 हमको पूछा नहीं है, लेकिन 80 जीरो होगा। ऐसे भी समझो ना, इधर कोई एक्सीडेंट थोड़ा ही है इस इंस्टेंट पे, एक ही तो फोर्स लग रहा है बॉडी पे एम जी, जो कि इधर है, का उधर वाला कंपोनेंट जीरो होगा। और एन की वैल्यू जी हो गई, खेल खत्म। अरे दो ही तो काम करना है अपने को, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। और चलो एक और कराता हूँ। एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से वी नॉट स्पीड से फेंका गया, थीटा एंगल पे फेंका गया। तो जाहिर सी बात है, कभी जब ये प्रोजेक्टाइल इधर आया होगा तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा हो गया होगा। और वेलोसिटी का पता नहीं है, मैंने नाम दे दिया है वी। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द इंस्टेंट, find radius of curvature at the instant when velocity vector, when velocity vector makes an angle alpha, makes an angle alpha with the horizontal। कह रहा है उस समय रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू बताओ जब वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा होगा। प्योर काइनामेटिक्स का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का, ट्राई करें। अच्छे से ढूंढो, पहला काम है वेलोसिटी ढूंढना। अच्छे से ट्राई करो।
जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। पहला टारगेट है वहां का वेलोसिटी निकालना, जो आप निकाल सकते हो, और फिर एन निकालना। फटाफट ट्राई करो। बताओ, पहले तो वेलोसिटी निकालो। ये क्वेश्चन हम लोग काइनेमेटिक्स में भी कर चुके हैं। हाँ जी, बताओ।
नहीं आया? में पूछ रहा है जब वेलोसिटी वेक्टर अल्फा एंगल बनाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ये हमारे लिए सही मायने में अगर देखो तो ये तो क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का है। वेलोसिटी निकालो। ट्राई करो। देखो, ये होना चाहिए था क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। ये सर्कुलर मोशन का। हाँ, अनुष्का वी तो तेरा ठीक आया अनुष्का। अब ए एन निकाल। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़े रहे कि वी अगर है ये वाला, अगर हमको वी चाहिए तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट होती है। तो ले लिया मैंने वी कॉस अल्फा इज वी नॉट कॉस थीटा। वी की वैल्यू आ गई वी नॉट कॉस थीटा बाई कॉस अल्फा। वी की वैल्यू आ गई, क्या दिक्कत है इसमें? अब रहता है कि एन कहाँ से आएगा, तो पहले भाई टोटल एक्सलरेशन को तो दिखाओ। ये है वो। और अपने को एक्सलरेशन का वो वाला कंपोनेंट चाहिए जो कि वेलोसिटी के ठीक परपेंडिकुलर है। दिख रहा है कि ये अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा हो जाएगा, तो ये जी का कंपोनेंट हो गया जी कॉस अल्फा। यानी ए एन का काम यही कर रहा होगा, ऐसे भी दिख लो। अब एन पता है, वी पता है, तो आर निकल के आ जाएगा। आर की वैल्यू होती है वी का स्क्वायर यानी वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। अब देख सकते हो आर की वैल्यू निकल के आ गई वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी कॉस क्यूब अल्फा। आंसर में क्या ऐसा था जो नहीं हुआ तुम लोगों से रे? चलो एक और दे रहे हैं, फिर करके दिखाओ। तो चलेगा। A projectile is projected with velocity v naught at an angle theta with the horizontal. A projectile is projected with velocity v naught at an angle theta with the horizontal.
फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द इंस्टेंट find radius of curvature at the instant when velocity vector becomes perpendicular to when velocity vector becomes perpendicular to initial direction of velocity कह रहा है बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर उस समय कितना होगा जब वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी हमने काइनेमेटिक्स में किया हुआ है। ट्राई करो। जल्दी बताओ क्या आएगा। क्यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई जी साइन थीटा। और चलो देख लेते हैं। देखो, तो जब वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होगी ऐसा कुछ सिनारियो आएगा। एक तो हमको यहाँ का वी नहीं मालूम है, वो हमको ढूंढना है, और ये एंगल 90 हो गया।
अब ये एंगल अगर थीटा है वो 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा। तो v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया v cos 90 माइनस थीटा, मतलब v साइन थीटा इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा। तो पहले तो v निकाल लो, ये v नॉट कॉट थीटा हो जाएगा, तो v तो आ गया। अब v के बाद टारगेट रहता है an निकालने का, तो नेट एक्सेस है ना ये। अब ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया, तो इधर वाला आएगा कॉस वाला कंपोनेंट, इधर आएगा साइन वाला। और अपना इंटरेस्ट जो है वो साइन वाले के साथ है, यानी an का काम कर रहा है g साइन थीटा, और v अपने को पता है, तो r की वैल्यू हो गई v स्क्वायर, मतलब v नॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई g साइन थीटा। देख तो तेजस का यही आया था क्या? हाँ यही आया, ठीक है, वेरी गुड। देख तेजस का एकदम सही आ गया, और ये किया हुआ क्वेश्चन है। चलो एक और मौका देता हूँ, चलो फिर से ट्राई करो। एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया वी नॉट से, मान लो ये 25 मीटर पर सेकंड है, और ये 37 का एंगल है। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे प्रोजेक्टाइल का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करो, जल्दी पता करो। 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, पता करो इसको। बस एक क्वेश्चन इसके बाद और कराएंगे, काम खत्म हो जाएगा। अभी 2 दिन तुम लोग के पास है, इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मंडे को जो है थोड़ा हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट्स होगा वो बताएंगे। और उसके बाद फिर आगे जो है, जब जो डाउट्स जो भी है फटाफट भेजो, मंडे को लेके आना। के आगे फिर हम लोग वर्क फॉर एनर्जी स्टार्ट करेंगे। वैसे वर्क फॉर एनर्जी और ये चैप्टर एक जैसा ही है, आधा काम मैंने इसमें करा दिया है आपको। फटाफट जाए ट्राई करके मुझे बताओ क्या आ रहा है।
हाँ जी, आओ देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 1 सेकंड 2 सेकंड पे पूछा है ना, तो आप पहले 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो पहला तो काम है रिजॉल्व कर लो, तो ये वाला अपना आ जाएगा 20 और ये वाला आ जाएगा 15 स्टार्टिंग में। 2 सेकंड के बाद ये वाला भी रहेगा 20 और ये वाला हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो गया लग रहा है। हाँ तो उल्टा नीचे आ जाएगा ना, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकंड आ रहा है एक्चुअल में। कोई बात नहीं, इधर कर लेते हैं। चलो वो यहाँ दिखेगा, ये वाला 20 और ये वाला 5। 15 माइनस जी इंटू टी, और टी को 2 डाल दिए तो -5 आ रहा है, इसका मतलब नीचे आ गया। तो एक बात तो समझ में आ गया कि भैया नेट जो आना है वो आना है इधर, और वो भी 20 और 5 का रिजल्टेंट। तो v तो अपने को मिल गया, v की वैल्यू आ गई √5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 5 ले लो कॉमन, तो ये आ जाएगा √17। वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी आ गई तो अपना ये एंगल भी आ जाएगा। तो ये एंगल दिख रहा है कि जो tan थीटा होगा वो 1/4 हो गया, 5/20। जी लग रहा है इधर, और अपने को जी का इधर वाला कंपोनेंट चाहिए। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी अपने को जी कॉस थीटा चाहिए। एन की वैल्यू है जी कॉस थीटा। tan थीटा आएगा ऐसा, ये 1 ये 4 ये थीटा, तो tan थीटा ये आ गया। तो ये आ जाएगा √17। तो देखो कॉस थीटा हो जाएगा 4/√17। एन आपको पता है, वी आपको पता है, तो आर की वैल्यू निकाल लो। आर इज इक्वल टू v² बाई एन करना पड़ेगा। v का स्क्वायर का मतलब हो गया 5√17 इंटू 5√17। और जहां जहां एन आ रहा है वहां डाल दो 4g/√17। सॉल्व करके आर निकाल लो, अपना आंसर आ जाएगा। बस एक क्वेश्चन और कराना है, देखो नीचे लिखो। ए पार्टिकल इज फॉलोइंग a particle is following parabolic path a particle is following a parabolic path find instantaneous radius of curvature at the instant। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार दिखाई देगा। find instantaneous radius of curvature at the instant when particle is crossing origin। पार्टिकल जब ओरिजिन को क्रॉस कर रहा होगा तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर साफ दिख रहा है। जब पार्टिकल क्रॉस कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ इधर रही होगी अलोंग द टेंजेंट, लेकिन कितनी रही होगी ये नहीं मालूम है। मैंने इस वेलोसिटी का नाम कर दिया है vx। और सर्किल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो समझ में आ रहा है कि सर्किल कुछ ऐसा बनना है, और इसी का आर हमको चाहिए। और इस आर के लिए अपने को इस डायरेक्शन का एक्सलरेशन चाहिए होगा, जो कि वाई डायरेक्शन का एक्सलरेशन है। अगर हम ए वाई निकाल लेंगे तो वही हमारा ए एन का काम करेगा, और भी पता होगा, भी वैसे नहीं मालूम है, मतलब आर अगर चाहिए तो ये करना पड़ेगा vx का स्क्वायर बाई ए वाई। लेकिन दिक्कत ये है कि ना तो अपने को vx पता है ना ही अपने को ए वाई पता है, तो कैसे आएगा ध्यान से देखना। दो तरीके हैं, दोनों बता रहे हैं हम। देखो पहले बेसिक तरीका देखो।
ए वाई निकालना है तो पहला काम क्या करते हैं, वाई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर को निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी टी। तो dy by dt can be written as dy by dx into dx by dt, और dy by dx हो जाएगा 2x, और जो dx by dt होगा वो होगा vx, और जो dy by dt है वो है vy। तो एक तो रिलेशन ही आ गया, वो हमारे किसी काम का है नहीं वैसे। तो vy को एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तब आएगा ay। तो ay आएगा dvy by dt। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि वेरिएबल एक्स भी है और वी एक्स भी है, तो टू ले लिए कॉमन, लिखेंगे फर्स्ट कांस्टेंट वी एक्स का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में तो आएगा एक्स, वी एक्स इधर, और जब x का डेरिवेटिव लोगे तो dx बाई डी टी आएगा, और dx बाई डी टी की वैल्यू होगी वी एक्स। तो थोड़ा सॉल्व करके अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये आ गया x इंटू ए एक्स प्लस वी एक्स का स्क्वायर। लेकिन हम जो सारा डिस्कशन कर रहे हैं हम ओरिजिन पे डिस्कशन कर रहे हैं, और इस पॉइंट की बात करोगे तो x की वैल्यू जीरो होगी, और जैसे x की वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ए वाई की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई देखो, 2vx का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वी एक्स स्क्वायर बाई ए वाई अगर हम निकाल लें तो इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। यानी इस पॉइंट पे पार्टिकल जो रेडियस फॉलो कर रहा होगा उसकी वैल्यू होगी 1/2 मीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। मालूम चला, ये भी नहीं मालूम था, ये भी नहीं मालूम था, एक साथ दोनों का रिलेशन ही आ गया, अलग अलग निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा। वैसे आपको एक तरीका और बता देता हूँ, देखो हायर क्लासेस में पढ़ाई होता है कि हमारे काम का है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो एक तरीका होता है डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर का पावर 3/2, इसका मॉड लेना है। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और इस तरीके से आप किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। कैसे देखो, जैसे अभी हमारा था कि भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ओरिजिन पे रेडियस बताओ। पहला काम है dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा 2x। हमको यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो d2y/dx² ये आ गया 2। अब सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1/r आ गया, ये हो गया 2, और ये हो गया 4x², और ये हो गया पावर 3/2। तो r की वैल्यू तो आ गई, लेकिन आपसे जो r देख लो x के साथ वेरी कर रहे हैं। आप किसी भी x पे r की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन आपको पूछा गया r की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। जैसे x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो देखो r की 1/r की वैल्यू जो है वो 2 आ गई, तो देख सकते हो r की वैल्यू 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, ये रिलेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने सिलेबस में दिखता नहीं है लेकिन है बड़ा काम का। तो इसी के साथ जो है हमारा सर्कुलर मोशन का द एंड होता है, और आप मंडे को क्वेश्चन करके आएंगे। अरे ये वाला क्लियर हो गया क्या सबको? सन्नाटो बोल दो। चलो, तो आज हम इसको द एंड कर रहे हैं, इसको पढ़ के आना, फिर हम लोग डाउट करके इसके वर्क फॉर एनर्जी स्टार्ट करेंगे।